नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। पॉलिटी की क्लास एकदम खास, पॉलिटी की क्लास नंबर 5 तथास्तु सीरीज में चल रही है और अब से पहले आपकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं और ये 5वें नंबर की क्लास है। मैं आपको बता दूं कि तथास्तु बैच कोई आम बैच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यार ये अब तक का सबसे अलग ही लेवल का बैच आपको देखने को मिल रहा है। मतलब अफलातून बैच है ये। इस बैच में क्या होता है वो मैं बता देता हूं कि भाई इस बैच में ये है एक पेड बैच जो आपको देखने को मिलता है सिलेक्शन एप्लीकेशन पर, बट इसकी जो लाइव क्लासेस है वो उन सभी छात्रों के लिए मिलेगी जो छात्र YouTube पर इसको लाइव ले सकते हैं। तो उसका लाइव जो रहता है वो YouTube पे रहता है, लेकिन जैसे लाइव कंप्लीट होता है उसके आधे घंटे के बाद इसको YouTube से हटा दिया जाता है। केवल बैच में होता है, रिकॉर्डिंग अगर किसी को चाहिए तो ये बैच आप ले सकते हैं। अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं, भौकाल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। क्लास को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें। जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, बता दें कौन सा क्लास के अंदर आ चुका है और आप सभी जानते हैं ओम पार्वती पते हर हर महादेव। क्लास को स्टार्ट करें। इस क्लास के अंदर एक अलग ही एनर्जी रहती है, इस क्लास के अंदर एक अलग ही जोश रहता है, हमेशा बना रहेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो आपने थोड़ी सी चलना सीखा है, आपकी उड़ान बाकी है, क्योंकि आपके सिलेक्शन के बाद आपकी उड़ान कुछ अलग ही लेवल की रहेगी। सर सब कुछ ठीक करा देंगे, क्या आप क्या बात कर रहे हो सर, ये करा देंगे, सब कुछ ठीक करा दिया जाएगा। तो एक बार मुझे बता देंगे कौन कौन सा क्लास के अंदर है, एक बार कमेंट करके आप लोगों को बता देना, अलग ही लेवल का स्वाद क्रिएट कर देगा। तो फटाफट बताइए, आप लोगों को हर एक प्रकार से हर एक भाषा में है अवेलेबल हो जाएगा। इसका जीआरएस जो होती है वो सभी में आज अपलोड कराई जाएगी। मेरे द्वारा जीआरएस भेज दी गई है, जीआरएस आधे घंटे में रिफ्लेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर। तो फटाफट बता दीजिए, हर हर महादेव, ये स्टार्टिंग क्लास। ओके परफेक्ट, चलो मैं चीजों को स्टार्ट करता हूं। ये आपका है लेक्चर नंबर 5 है। कौन से नंबर का लेक्चर? लेक्चर नंबर 5 है। आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या है हल्का सा क्विक रिवीजन करा देता हूं, जिससे आप थोड़ा सा समझ पाएं। क्विक रिवाइज हो जाएगा, जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्विक रिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। क्विक रिवीजन का मतलब मैंने आपको कहा था मैं आपको राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा। तो राज्य व्यवस्था पढ़ाने का मतलब है कि मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, यही मैंने कहा था। पॉलिटी जब पढ़ाया जाता है तो उसमें संविधान को समझाया जाता है, पॉइंट है जी सर। तो इसमें संविधान में आपको समझाने वाला था। ओके सर, संविधान में आपको समझाने वाला था, ठीक है। संविधान को समझाने का मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया था कि संविधान को समझने का तरीका ये है, आप सबसे पहले आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लीजिए और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप समझ पाए थे। हिस्टोरिकल जो इसका बैकग्राउंड था वो आप ऑलरेडी ही समझ गए। जी सर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ गए हैं। इसके बाद मतलब इसको बोलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो मेरे ख्याल से आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ चुके हैं। इसी के अंदर आते हैं आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स हैं वो शुरुआत के 2 भागों के अंदर क्लियर हो गए थे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई संविधान की मेकिंग आपको समझनी होगी। संविधान की जो मेकिंग है वो आपको समझनी होगी, जो आपको देखने को मिलती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो लेक्चर नंबर 4 में ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई थर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं थर्ड पॉइंटर को। सर तीसरा पॉइंट इसमें आपको कुछ अलग लेवल पर देखने को मिलता है, जिसको इसकी संरचना बोलते हैं। तो इसकी संरचना को स्टार्ट करना है, संरचना को स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर को। तो जब मैं इसकी स्ट्रक्चर को स्टार्ट करता हूं तो आज यूनिट 5 में वही चीज स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो लेक्चर 5 आज है तो इसी के अंदर मैं संविधान की संरचना को शुरू करूंगा, संविधान की संरचना को स्टार्ट करूंगा। संविधान की संरचना एक बार फटाफट क्लास को लाइक करके मुझे बताएंगे कि संविधान की जो संरचना स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर पढ़ने का एक मस्त तरीका है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं नोट्स मेंटेन करो, नोट्स जरूरी है, नोट्स बनाओ। संविधान की संरचना पढ़ने का एक बेस्ट तरीका ये होता है, स्ट्रक्चर पढ़िए। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है संविधान के फीचर्स। संविधान के फीचर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, संविधान के फीचर्स आपको पढ़ने हैं। संविधान के फीचर यानी विशेषता, संविधान के विशेषता तो ये हमें पढ़नी पड़ेगी। विशेषता यानी फीचर, ये हमें पढ़ना पड़ता है भाई, फीचर्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है सर। फीचर्स आप पढ़ लोगे, उसके बाद सर संविधान की विशेषता जब आप समझ लेते हैं तो आपको पता लग जाता है संविधान काम कैसे करता है, इसकी स्ट्रक्चर आपकी बुद्धि में आ जाती है। इसकी स्ट्रक्चर के बाद जब संविधान का पहला पेज आप पलटोगे, संविधान का पहला पेज आप पलटोगे तो आपको पता लगेगा कि पहला पेज पलटने के बाद आपको दिखाई देती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हमें पढ़नी पड़ती है, प्रियम्बल हमें पढ़ने पड़ते हैं, प्रियम्बल हमें पढ़नी पड़ती है। जैसे आप प्रियम्बल पढ़ लेते हो, प्रियम्बल पढ़ने के तुरंत बाद हमें क्या पढ़ना पड़ता है सर, प्रियम्बल पढ़ी, विशेषताओं के बाद यहां विदेशी स्रोत पढ़े। विदेशी स्रोत इसी के अंदर आता है, विदेशी स्रोत जो है वो विशेषता के अंतर्गत ही हिस्सा है, फॉरेन सोर्स इसी में हिस्सा है। फिर प्रियम्बल पढ़ेंगे आप, प्रियम्बल पढ़ने के बाद आप पढ़ते हैं अनुसूची यानी शेड्यूल्स इनको बोला जाता है, अनुसूची अर्थात शेड्यूल्स इसको बोला जाता है। और जैसे आप शेड्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है सर, शेड्यूल्स भी हमने पढ़ लिया। तो शेड्यूल पढ़ने के तुरंत बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा सर, इसके बाद आपको संविधान के भाग पढ़ने पड़ते हैं और संविधान के भाग आप जैसे ही पढ़ लेते हैं, भाग आप पढ़ते हैं तो भागों के अंदर आपको अनुच्छेद देखने को मिल जाते हैं और इसी के साथ ये संविधान पूरा हो जाता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं संविधान की विशेषताओं से कि संविधान की विशेषता क्या कुछ आपको देखने को मिलेगी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको एआई बेस्ड तरीके में सब कुछ देखने को मिलेगा। कमाल की बात ये है बच्चे कि यहां पर समझना कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो आज का हमारा टॉपिक है ये और ये। तो ये 3 टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद में इन 3 टॉपिक के क्वेश्चंस भी कराऊंगा और इन तीनों टॉपिकों के क्वेश्चंस करने के बाद आपको घर के लिए जीआरएसएस भी दी जाएगी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको। बाकी जो बच्चे यहां तक भी पढ़ेंगे, अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, मेरी बातों को अच्छा समझते हैं, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए फटाफट हम बात करें, स्टार्ट करें, चीजों को आगे बढ़ें। ओके सर, ओके हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के फीचर्स की, हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। संविधान के फीचर्स कैसे कैसे काम करते हैं। ओके सर, संविधान के फीचर्स की चर्चा कर लीजिए। तो अगर मैं संविधान के फीचर्स की बात करता हूं तो हमारे संविधान में कुछ विशेषताएं, जैसे यह संविधान के फीचर्स की पहली स्लाइड, यहां से समझना शुरू करना। अब बहुत ध्यानपूर्वक समझना, इसको बहुत प्यारे तरीके से लिखना और समझना, ठीक है। 395 आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं संविधान में। पहले मैं आपको यहां से बताना शुरू करता हूं, जो बच्चा लिख रहा है, हेडिंग बना रहा है, हमारे नोट्स बना रहा है, तो वो सबसे पहले नोट्स पे नहीं बनाएगा कि संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहली हेडिंग बनाएगा। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहली हेडिंग बनाएगा। पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए सर? पहली हेडिंग विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान है। अगर मैं बात करूं विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान का कांसेप्ट कौन लेकर आया था, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान कौन लेकर आया, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान लेकर कौन आया था, तो बताइए विश्व में पहला लिखित संविधान कौन लेकर आया था, ठीक है। पहला लिखित संविधान, पहला लिखित कॉन्स्टिट्यूशन कौन लाया, लिखित संविधान कौन लेकर आया था सर? अगर मैं बात करता हूं विश्व में पहला लिखित संविधान जो लेकर आए थे वो कौन लेकर आए थे, हमें एकदम से क्लियर हो जाएगा कि सर विश्व में पहला लिखित संविधान तो यूएसए लेकर आया था। 1776 में कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर था, 1779 में लागू, राइट, ओके। लेकिन हमारे भारत का जो संविधान है, जब शुरुआत में मूल संविधान था 1950 में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। बट आज की डेट में अगर हम देखते हैं वर्तमान 2026 में, अगर हम इसको समझते हैं वर्तमान 2026 में अगर मैं इसको समझाता हूं तो वो थोड़ा सा समझिएगा। सर आज की डेट में तो हमें पता लगता है 470 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। पर एक बात इसमें समझने वाली है कि ये जो भाग है बच्चे, ये जो भाग है या फिर ये जो आर्टिकल्स बढ़े हैं, ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं बढ़े, ये खाली काउंट के अकॉर्डिंग बढ़े हैं। तो चाचा अगर मैं सच बताऊं आपको तो इसमें केवल उपभाग बढ़े हैं, कोई भी नया भाग नहीं बना, केवल उपभाग ही इसके अंतर्गत ऐड हुए हैं, ठीक है प्रांशु भाई, ओके। विस्तृत और विशद है, विशालकाय है, सभी पहलुओं को समाहित करता है, इसलिए बड़ी तारीफें होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमारा संविधान एक लिखित संविधान के तौर पर देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। दूसरा है संविधान की सुप्रीमेसी हमें देखने को मिलती है, यानी सुपीरियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सुपीरियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलती है, सुपीरियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको देखने को मिलती है भारत के संविधान में। कैसे समझोगे? अच्छा इसको वैसे मैं आपको बता दूं, इसको लिखने का तरीका अलग है, अगर आप नोट करोगे तो अलग तरीके से नोट करना पड़ता है, ठीक है। अब नोट करने का तरीका क्या है कि संविधान की संरचना होती है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं संविधान की संरचना आपको देखने को मिलती है, स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अब ये स्ट्रक्चर नोट करने का तरीका अलग है, इसको आप नोट करना, हर एक बच्चा नोट करता है, नोट नहीं करोगे तो क्लास को ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं होगा। स्ट्रक्चर की बात की जा रही है तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि प्रारंभ में स्ट्रक्चर अलग था, वर्तमान में स्ट्रक्चर अलग है, और वो क्यों है वो भी मैं बताता हूं। अगर मैं बात करूं संविधान में भाग कितने हैं, अगर मैं बात करता हूं संविधान में भाग आपको कितने देखने को मिलते हैं, संविधान में सबसे पहले आपको देखने को मिलती है प्रस्तावना, प्रियम्बल आपको देखने को मिलती है, शुरुआत में थी वर्तमान में भी है। इसके बाद देखने को मिलती है अनुसूची जिसको बोलते हैं शेड्यूल, जिसको बोलते हैं शेड्यूल। प्रस्तावना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको प्रियम्बल बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं। तो शेड्यूल पहले थी 8 थी, अभी वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी हैं। उसके बाद में बात करते हैं संविधान के अंदर जो भाग होते हैं,
भाग शुरुआत में 22 थे, लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं ऑर्डर के बेसिस पर बात करूं, क्रम के बेसिस पर बात करूं, वो आज भी 22 है। संख्या के बेसिस पर बात करूं, काउंट के बेसिस पर बात करूं, संख्या के बेसिस पर बात करता हूं, तो सर इनकी संख्या 25 हो चुकी है। सेम अनुच्छेदों की बात करता हूं, आर्टिकल्स की बात करता हूं, अनुच्छेदों की बात करता हूं, तो इसमें भी क्लियर है, पहले 395 थे, आज की डेट में अगर ऑर्डर बेसिस पर जाऊंगा तो वो 395 ही है, यानी क्रम 395 ही है, लेकिन काउंट बढ़ के 470 हो चुका है, काउंट 470 से भी ज्यादा हो चुका है। काउंट का मतलब होता है 1 2 3 4 करके गिनोगे तो वो ज्यादा हो चुके हैं। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर बताता है। अब ये क्रम का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं 30 क्रम, वाह 23वां भाग कौन सा है? तो 23वां कोई भाग ही नहीं है, भाग 22 ही है, उपभाग जुड़े हैं, इस वजह से हुआ है। ठीक है, ओके। हाँ, प्रस्तावना में एक परिवर्तन हुआ है, इसमें केवल 3 शब्द जुड़े हैं, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। कौन कौन से 3 शब्द थे सर? समाजवादी, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। पॉइंट पूछा जाता है, इसको बोलते हैं सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, और आपका टर्म था इंटीग्रल है। क्यों जोड़ा गया था ये आगे मैं चर्चा करूंगा। इसको 42nd सीएए यानी संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। इसके पीछे बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आता है, इसको जोड़ा क्यों गया था। ठीक है, नोट करो फटाफट से, इसको भी नोट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करिए। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट किया आपने? ओके। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है कि भाई हमारे संविधान की दूसरी विशेषता क्या है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रमुख है, ये दूसरी विशेषता है। जो प्रेसिडेंट है वो केवल नॉमिनल हेड है, इसको नॉमिनल हेड को बोला जाता है कि सर ये डीजूर है, इसको डीजूर बोला जाता है। और जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये रियल आपको हेड देखने को मिलता है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव का रियल हेड यही है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है सर जी? कानून को, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है लागू करने वाला, लागू करने की जिम्मेदारी वास्तविकता में हमारे पीएम के पास है। संसदीय शासन प्रणाली आपको देखने को मिलता है, हमारे यहाँ आपको देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट्री मेथड है, पार्लियामेंट्री मेथड होता है, सब कुछ संसद के ऊपर डिपेंड करेगा, पार्लियामेंट्री मेथड होगा। ये ब्रिटिश मॉडल पर बेस्ड है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति के पास है, वास्तविक कार्य प्रमुख ये होता है। रियल हेड होने को कहा जाता है डी प्रैक्टो कहते हैं इसको, डी प्रैक्टो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी किसके पास होती है? कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी किसके लिए है? किसकी सर? वास्तविक कार्यपालिका की, यानी पीएम की प्लस काउंसिल की, तो वो है लोअर हाउस के प्रति। तो किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा मतलब कि अगर पीएम कल को कोई गलत काम कर दे या उसकी काउंसिल कल को कोई गलत काम कर दे तो वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो वह उत्तरदायी है केवल केवल लोकसभा के प्रति, वो आपको उत्तर नहीं देंगे। ठीक है, नोट करो फटाफट से, नोट करते हैं, बगैर परेशानी के नोट करो, भूलना नहीं है, चीजों को खुल के खेलना है। फटाफट मुझे बताइए थोड़ा सा, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो। ठीक है, बताइए समझ में? ओके। आपके टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप है, जो क्लियर ग्रुप है इसका, जिसमें आपको इसके बारे में बात आती है, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे विशेषताएं आपको क्या देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे विशेषताएं आपको कुछ देखने को मिलती है हमारे संविधान की, उनको भी थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये मैं हाथ से बता देता हूं, भारत की संरचना आपको कैसे देखने को मिलती है। भारत की संरचना कैसे देखने को मिलती है? तो भारत की संरचना कैसी है? भारत की जो संरचना है, भारत की संरचना संविधान के अनुसार, या संविधान की संरचना कैसी है ये बताइए। संविधान की संरचना कैसी आप देखते हैं? संविधान की संरचना दो प्रकार से देखी जा सकती है। संविधान की संरचना की प्रकृति आपको पता लग जाएगी, प्रकृति आपको दो तरीके से पता लगेगी, यानी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर आपको कैसे दिखेगी? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं पूछूं कि भारत के संविधान की प्रकृति या नेचर कैसी है, तो आपको दो चीजें पता लगती हैं सर। प्रकृति पहली आपको देखने को मिलती है, सर इंडिया क्वासी फेडरल है, और ये किसके आधार पर है सर? प्रशासन के बेसिस पर, प्रशासन के आधार पर ये क्वासी फेडरल है, प्रशासन आधार पर यह क्वासी फेडरल है, बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मैं देखता हूं तो ये क्वासी फेडरल है। ठीक है, बेस्ड ऑन क्वासी फेडरल का मतलब अर्धसंघीय। लेकिन अगर मैं वही देखता हूं कि भारत के संविधान की प्रकृति आपको एक और तरीके से देखने को मिलती है, वो कैसे है? संरचना की प्रकृति एक और तरीके से देखने को मिलती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं सर जी? यह आपकी अंशतः कठोर अंशतः लचीली है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीली है। ये किस बेसिस पर है सर? अंशतः कठोर अंशतः लचीली है, यह किस बेसिस पर है? आधार क्या है? संशोधन आधार पर देखने को मिल जाएगी। संशोधन आधार पर इसके दो तरीके हैं। ठीक है, अमेंडमेंट बेसिस पर, अमेंडमेंट के बेस पर ये ऐसी देखने को मिल जाएगी, तो अर्धसंख्या का मतलब क्या होता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दोनों फीचर हैं। ठीक है, याद रखना। बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं सर, आप हमारी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो बच्चे। मैं यहाँ पर आपको ये समझाने के लिए नहीं आया कि आपकी बात का रिप्लाई क्या है। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास में जरूर रुक सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है कि अच्छा कंटेंट आप कैच नहीं कर पाते, तो भैया YouTube पे लाखों चैनल है और आपके पास भी उम्र भर का साथ है। आप भी भैया तैयारी में लगे रहिए, जब सिलेक्शन आपका हो जाए आप भी खुश होना, फिर अच्छी तैयारी करने के लिए आप यहाँ आ जाना कि जो आपको हाई लेवल की तैयारी मिल पाए। प्रणिपात। अर्धसंख्या का मतलब है भारत में दोनों प्रकार के फीचर हैं। नहीं आया कि आपकी बात का रिप्लाई क्या है। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास में जरूर रुक सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है कि अच्छा कंटेंट आप कैच नहीं कर पाते, तो भैया YouTube पे लाखों चैनल है और आपके पास भी उम्र भर का साथ है। आप भी भैया तैयारी में लगे रहिए, जब सिलेक्शन आपका हो जाए आप भी खुश होना, फिर अच्छी तैयारी करने के लिए आप यहाँ आ जाना कि जो आपको हाई लेवल की तैयारी मिल पाए। प्रणिपात। अर्धसंख्या का मतलब है भारत में दोनों प्रकार के फीचर हैं। यूनिटरी फीचर भी भारत में आपको देखने को मिलेंगे और फेडरल फीचर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फेडरल भी यूनिटरी भी है, एकात्मक सरकार भी आपको देखने को मिलती है और एकात्मक के साथ-साथ संघात्मक सरकार भी भारत में आपको देखने को मिलती है। नोट करने का तरीका यही है। ठीक है, चलो अब ये एकात्मक सरकार का मतलब है कि भारत के अंदर जो सारी पावर है वो एक ही व्यक्ति में आपको समाहित देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपातकाल जब लगता है तो सारी पावर किसमें होती है? हमारे प्रेसिडेंट में। और संघात्मक का मतलब क्या होता है? फेडरल पावर क्या हो सकती है? जैसे भारत के अंदर राज्यों को अलग-अलग पावर दी गई है। सर एकात्मक का मतलब क्या होता है? एकात्मक का मतलब होता है सभी पावर एक में, सभी शक्ति एक ही संस्था में, सभी शक्ति एक निकाय में समाहित होती है, एक निकाय में। जैसे जब हमारे यहाँ आपको प्रेसिडेंट रूल देखने को मिलेगा, नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलेगी, तो सारी पावर प्रेसिडेंट में चली जाती है, तो वो आपको देखने को मिलता है। फेडरल का मतलब होता है राज्यों के पास भी विशेष शक्ति है, राज्य के पास विशेष शक्तियां हैं, वो भी एक फीचर है। राज्य के पास विशेष शक्ति है, यह भी एक फीचर आपको देखने को मिलता है। राज्य के पास विशेष शक्ति मतलब कि स्पेशल पावर्स एट स्टेट, स्पेशल पावर्स आपको देखने को मिल जाती है, स्पेशल पावर्स एट स्टेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फेडरलिज्म होता है। इंडिया में दोनों फीचर्स हैं, ये भी है, ये भी, इसलिए क्वासी फेडरल है। भारत में कानून ना केवल केंद्र बना सकता है बल्कि राज्य भी बना सकता है। ओके, अगर हम बात करते हैं ये पार्शियली फ्लेक्सिबल, पार्शियली फ्लेक्सी एंड पार्शियली रिजिड क्यों है? पार्शियली रिजिड आपका क्यों है? पार्शियली फ्लेक्सी और पार्शियली रिजिड आपका क्यों है? तो इसको भी समझ लीजिए भैया। पार्शियली फ्लेक्सी, पार्शियली रिजिड है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो समझो।
भारत के संविधान में संशोधन तो हो सकता है, भारत के संविधान में संशोधन तो हो सकता है, बट प्रक्रिया जटिल है। मतलब कि संविधान में संशोधन तो हो सकता है, संविधान में संशोधन तो संभव है, संशोधन हो सकता है, संशोधन संभव है, बट लेकिन जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। संशोधन हो जाएगा लेकिन प्रक्रिया जटिल है, इस वजह से कहा जाता है कि यह पार्शियली फ्लेक्सिबल, पार्शियली रिजिड है। ठीक है, कैन बी अमेंडेड बट इट इज वेरी टफ टू अमेंड, तो ये फीचर ये बताता है। ठीक है, अरे भाई लाइक कर लो भाई, ठीक है, लाइक भी कर लीजिए क्लास को। फेक लाइक नहीं बढ़वाता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लाइक नहीं करोगे, थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ी अगर नजरों में शर्म बच रही हो तो शर्म तो करो। ठीक है, याद रखो। अगर मैं इसी चीज को समझाता हूं तो समझाने का तरीका क्या है, देखो अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर, तो स्थिति आपको मैंने बताई कि भारत में आपको देखने को मिलता है कि हमारी जो अगर व्यवस्था है, क्वासी फेडरल को या फिर भारत को हम कह सकते हैं कि भारत, ठीक है, संघात्मक है, भारत संघात्मक है, एकात्मक की ओर झुकता हुआ, संघात्मक है, एकात्मक की ओर झुकता हुआ, एकात्मक की ओर झुका हुआ, ग्रैंड ऑस्टिन ने कहा है, एकात्मक की ओर झुका हुआ, झुका हुआ, ये ग्रैंड ऑस्टिन ने कहा है, झुका हुआ, ये किसने कहा है, ग्रैंड ऑस्टिन ने कहा है। इंडिया इज फेडरल टिल्टेड टुवर्ड, इंडिया इज फेडरल टिल्टेड टुवर्ड यूनिटी, फेडरल है बट यूनिटी की तरफ टिल्टेड है, ये कहा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना। ओके, ये कॉन्सेप्ट के बच्चे आपको कैसे देखने को मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको अलग प्रकार से देखने को मिलेगा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूं, वो अलग अलग कैसे देखने को मिलेगा वो समझ। जैसे अब यहाँ पर मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ आपको एक और फीचर देखने को मिलता है कि हाँ जी, संविधान की लचीली और तगड़ी प्रक्रिया का वर्णन है। देखो 368 में बताया गया है कि संशोधन प्रक्रिया अमेंडमेंट है, साधारण बहुमत है, बताता है यह अंशतः लचीला है, यह बताता है कि अंशतः लचीला है, ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि साधारण तरीके से संशोधन हो सकता है। ये दोनों बताते हैं कि अंशतः कठोर भी है, क्योंकि कठोर इस वजह से है क्योंकि यह प्रक्रिया टफ है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज यहाँ पूछूंगा मैं जरा, यह पार्ट 20 में आपको देखने को मिलता है, 22 भाग है ना, पार्ट 20 में इसी स्लाइड में मैं पूछूंगा कि भारत में एकात्मक विशेषता कौन कौन सी है। आपसे सवाल आता है, सीजीएल के पेपर में बनेगा वैसे तो ये सवाल, या यूपीएससी जैसे पेपर्स में बनेगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप बताओ एकात्मक विशेषताएं भारतीय संविधान में कौन कौन सी हैं, एकात्मक विशेषताएं भारतीय संविधान में कौन कौन सी हैं, यूपीएससी सीजीएल सीडीएस के लेवल में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे सर आपातकाल में राष्ट्रपति, आपातकाल में राष्ट्रपति ये एकात्मक है, आपातकाल में राष्ट्रपति एकात्मक है, खुल के खेलता राष्ट्रपति सारी बातें इसमें आती हैं। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता एकात्मक है। ठीक है, सभी राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा चयनित होते हैं, एकात्मक है, सभी राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा चयनित होते हैं, सभी राज्यपाल का चयन कौन करता है, सभी राज्यपाल का चयन कौन करता है, प्रेसिडेंट, ये भी एकात्मक है। ठीक है, ये एकात्मक है। संघात्मक शक्ति हमारे यहाँ कौन कौन सी है, राज्य कानून बना सकता है, संघात्मक शक्ति क्या है, राज्य सूची का होना, स्टेट लिस्ट ये दिखाती है कि भारत संघात्मक है, अनुसूची 7 है उसमें स्टेट लिस्ट है वो बताती है कि संघात्मक है। दूसरा हमें पता लगता है हर राज्य का अलग गवर्नर है, हर राज्य में हाईकोर्ट, हर राज्य में हाईकोर्ट, हर राज्य में गवर्नर, हर राज्य में गवर्नर, हर राज्य में हाईकोर्ट, हर राज्य में गवर्नर, ये दर्शाता है, गवर्नर यह दर्शाता है कि भारत संघात्मक है। ये बनता है बच्चा थोड़ा आपके अच्छे लेवल के पेपर्स में बनता है, आम पेपर्स में ये नहीं बनता, सिंपल सी बात है। तो दीज आर द फीचर्स व्हिच यू शुड हैव टू रिमेंबर, दीज आर क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के निर्माण की, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, संविधान के निर्माण की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा समझना, संविधान निर्माण की चर्चा। ठीक है, मतलब भारत का संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें कुछ विशेष बातें करूंगा। ये इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है, आप खुद अगर खुश ना हो जाओ इस टॉपिक से तो बेकार है। अगर आप सभी अभी लोटे लोटे ना घूमे ना, ये सब क्या बता दिया तो बेकार। इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा कि आप खुद एक शिक्षक बन जाएंगे। जीत राणा प्रोड्यूसेस मोर टीचर्स देन एनी अदर एल्स। ठीक है, ये कमाल का डायलॉग था और ये हमारे एक पुराने एक शिक्षक ने बोला था, जिनका एक अलग प्लेटफॉर्म है, नाम के बाद उनके यादव लगता है, तो उन्होंने ही बोला था कि जीत की क्लास में स्टूडेंट से ज्यादा टीचर्स निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां संस्थागत तरीके से अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो मेरे कंटेंट से पढ़ा रहे होते हैं। ये काफी फेमस डायलॉग है, हमारे यहाँ तो काफी प्रचलन में है ये। बात को समझिए, ये उन्होंने क्रिटिसिज्म में बोला था, मुझे क्रिटिसिज्म में बोला था। तो भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत हम बात करते हैं, संविधान के स्रोत हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के स्रोतों की हम बात करते हैं, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये भी दो बेसिस पर आपको बताया जा सकता है, दो बेसिस पर बताया जा सकता है। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पहले आपको देखने को मिलता है 60% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो 60% है यह 1935 अधिनियम से लिया गया है, 1935 एक्ट से लिया गया है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, यहीं से लिया गया है। अब इसमें मुझे ये बताओ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप समझते हैं 1935, इसमें कितने आर्टिकल, कितने पार्ट और कितने शेड्यूल्स देखने को मिले, इसके बारे में थोड़ा बताना। बाकी का बचा हुआ 40% कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसको देखने के लिए वी टुक रेफरेंस फ्रॉम 60 कंट्रीज, 60 देशों का रेफरेंस लिया गया है। रेफरेंस कितने देशों से लिया गया, रेफरेंस जो लिया गया है, यानी रेफरेंस का मतलब समझते हैं, रेफरेंस का मतलब होता है कि सर इसमें कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया है। रेफरेंस लिया गया है तकरीबन 60 कंट्रीज से, संदर्भ 60 कंट्रीज, संदर्भ जो लिया गया है, संदर्भ वो लिया गया 60 देशों से। और अगर मैं बात करता हूं प्रावधान जो लिए गए, प्रावधान वो कितने देशों से लिए गए, तो प्रावधान या प्रियम्बल आपको प्रावधान या प्रोविजन जो लिए हैं वो केवल 10 देशों से लिए हैं, 10 कंट्रीज से लिए हैं। इसका मतलब क्या है, देखो पढ़े गए हैं, ये संविधान पढ़े गए पर उसमें से कुछ चीज पसंद नहीं आई तो इसलिए उसमें से कुछ चीजें ली गई है ना, तो थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए। 1935 अधिनियम जो था, इसमें 321 आर्टिकल थे, 321 आर्टिकल देखने को मिलते हैं और इसमें 14 पार्ट्स देखने को मिलते हैं और 10 शेड्यूल्स आपको देखने को मिलती हैं, 10 शेड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, वो सभी यहां से पिकअप नहीं है। तो कमाल की बात यही है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले मैं बात करता हूं लाडले कि 60% कॉन्स्टिट्यूशन जो 1935 अधिनियम से लिया गया, इसमें कौन कौन से प्रावधानों को लिया गया था। ठीक है, क्या देखेंगे देवराज, यू रेडी फॉर दिस, बहुत बढ़िया। लो देवा भाई आप समझिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ प्रावधान इसमें से लिए गए। ठीक है, चलो राज्यपाल का कार्यकाल यहां से लिया गया, संघ व्यवस्था यहां से ली गई, लोक सेवा आयोग यहां से लिया गया, आपातकालीन प्रावधान यहां से लिए गए, प्रशासनिक विवरण का अधिकांश भाग लिया गया, न्यायपालिका यहां से ली गई। और भी बताओगे कुछ, जैसे हमारे यहाँ जो फेडरल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है वो हमने यहीं से लिया है, स्ट्रक्चर हमने यहीं से लिया है, टेन्योर ऑफ गवर्नर हमने यहां से लिया, टेन्योर ऑफ गवर्नर हमने यहां से लिया है। हालांकि गवर्नर पहले से यही होता था, गवर्नर का होना भी हमें यहीं से पता लगता है कि गवर्नर होगा, हमें यहीं से पता लगता है। हमने जुडिशरी यहां से ली है, जुडिशरी हमने यहां से ली है ना, हमने यूपीएससी यहां से लिया है, यूपीएससी यहां से लिया है, हमने इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी कंडीशन यहां से ली है, कंडीशन हमने यहां से ली है, हमने जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन यहां से लिया है, एक्सपेंशन हमने यहां से लिया है। जुडिशरी कैसे ली है, एक्सपेंशन यहां से लिया है। जुडिशरी कैसे लिया है कि हमारे यहाँ अलग-अलग जुडिशरी होगी, यह एक एकल संकुल आधार पर काम करेगी, कि हमारे यहाँ की जो जुडिशरी का मेथड होगा वो कैसे काम करेगा, मेथड होगा जुडिशरी हमारे यहाँ होगी यूनिकोनिकल फॉर्म, यूनिकोनिकल फॉर्म हमारे यहाँ होगी, एकल शंकु आधार होना चाहिए, एकल शंकु आधार, एकल शंकु आधार आपका बताया गया है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, देन हाई कोर्ट होगा, देन एडिशनल कोर्ट्स होंगे और ये इसी प्रकार से चर्चाएं होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एडिशनल कोर्ट एक ही स्तर पर चर्चाएं होंगी, ये बात यहां पर बताई गई है। ठीक है, चलिए ओके, एडिशनल कोर्ट का मतलब अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारी कोर्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके प्रेसिडेंट का कार्यकाल भी यहीं से लिया गया है, प्रेसिडेंट का अध्यादेश यहीं से लिया गया है।
अध्यादेश यहाँ से लिया गया, प्रेसिडेंट का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट है, वो भी यहीं से लिया गया। ये आर्टिकल 123 में देखने को मिलता है कि एक राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये बात कहां से निकली है? यहीं से निकली है। क्या देखेंगे? बहुत बड़ी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिए स्क्रीनशॉट का टाइम इतना ही मिल पाएगा। आगे बात करें, लाइक क्लास को करते रहें, आगे हम बात करते हैं, ठीक है। मिस्टर राणा सिंह, आपका बहुत बहुत आभार कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, रेगुलर बना रहा कीजिए, और अगर आपसे कोई पूछे कि कहां से पढ़ें तो बस नाम बताएं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या कुछ प्रोविजंस लिए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या कुछ प्रावधान लिए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कुछ प्रावधान लिए हैं, बताइए सर। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कुछ प्रावधान लिए गए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कुछ प्रावधान लिए गए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बताओ सर। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या कुछ प्रावधान यहाँ पर शामिल करें, ठीक है। तो बता दें सर, सबसे पहले हमने पार्लियामेंट्री मेथड यहाँ से लिया। पार्लियामेंट्री मेथड हमने यहाँ से लिया। पार्लियामेंट्री मेथड का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो कैसे काम करेगा? हमारा पार्लियामेंट वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पे काम करता है। हमारा पार्लियामेंट कैसे काम करता है? इट वर्क ऑन द वेस्टमिनिस्टर सिस्टम। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पे काम करता है। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम जो कहां से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया। दूसरा रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ ये भी हमने यहीं से लिया कि विधि का शासन रहेगा, रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून ऊपर रहेगा, राइट, कानून ऊपर रहेगा। सिंगल सिटीजनशिप हमने यहाँ से लिया कि सिंगल सिटीजनशिप यहाँ से लिया। अच्छा, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब नहीं पता होता आधे लोगों को, हालांकि मैं इसको जब पार्ट 2 पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा, पर इसको समझिएगा कि बच्चा सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि आप भारत के किसी भी कोने में रहें, आप भारत के किसी भी कोने में रहें, आप रहेंगे भारतीय। आप तमिलनाडु में बैठे, आप कश्मीर में बैठे, यू विल बी कंसीडर्ड एज इंडियन सिटीजन। विधायिका में स्पीकर का पोस्ट, पोस्ट ऑफ स्पीकर यहाँ से लिया गया, पोस्ट ऑफ स्पीकर आपका यहाँ से लिया गया है। अच्छा, यहाँ एक और चर्चा कर दूं, पोस्ट ऑफ स्पीकर की पहली चर्चा कहाँ की गई थी? तो पोस्ट ऑफ स्पीकर की जो पहली चर्चा की गई है, पहली चर्चा वो कहाँ की गई है? तो पहली चर्चा की गई है 1919 एक्ट में की गई है, तब से स्पीकर हुआ करते हैं। और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहीं से ली गई है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी यहीं से ली गई, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहीं से ली गई है। बट कृपया इस पे पॉइंट बनाओ क्योंकि अभी कम हुए हैं, ये मुझे और बताने हैं, ये कम है। ये इसको मैं डालता हूं पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, इसको फटाफट से हम हेडिंग के तौर पर डालते हैं तो समझिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो ये हो गया। छठवीं हेडिंग इसमें डालना बच्चा, सिक्स्थ हेडिंग इसमें डालना। हमने यहाँ से क्या लिया है? द्विसदन शासन प्रणाली लिया। द्विसदन शासन प्रणाली हमने यहाँ से ली। इसको बोला जाता है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म, कैमरलिज्म आपको देखने को मिला। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या है कि भारत में दो सदन रहते हैं, दो सदन रहते हैं। और दो सदन का मतलब क्या होता है बच्चे? दो सदन के रहने का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ राज्यसभा अलग होती है, हमारे लोकसभा अलग होती है, ठीक है। तो ये एक बच्चे का है कि उनका फोन होगा, अबे उनका फोन होता तो मैं उठाता, कंपनी का फोन था, ऑफिस वाले फोन कर रहे थे, ठीक है। ओके, अब देखिए सातवां, हला फॉर ए रीजन। सातवें में हमें पता लगता है कि ब्रिटेन से हमने विशेष अधिकार रिट्स भी यहीं से लिए, जो स्पेशल रिट्स होती है, विशेषाधिकार रिट्स जो होती है, विशेषाधिकार रिट्स, विशेषाधिकार रिट्स। ये रिट्स क्या होती हैं? रिट्स होती है हमारे मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको अपन बोलते हैं रिट्स, ठीक है। यही आपको देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना। तो दीज आर इंपोर्टेंट थिंग्स जो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाई है, ठीक बात। आर्टिकल 32 में देखने को मिलती है, जो रिट्स आपकी होती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो ये आर्टिकल 32 में है, अगर हाई कोर्ट जारी करेगा तो ये आर्टिकल 226 में है, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो ऐसे समझो। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखता, अमेरिका का कोई कॉन्स्टिट्यूशन वैसे है नहीं, आप इसको यूएसए बोलते हैं डायरेक्टली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसमें आप समझना, जैसे पहले फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं जो संविधान के भाग 3 में है, यहां से लिए गए, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35, ओके। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू लिया गया, आर्टिकल 137, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है जिसमें बताया गया आर्टिकल 137, ये भी यहीं से लिया गया है। दूसरा है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया ली गई है। यहां थोड़ा सा बात समझना, इसको मिटाओ, एआई मेरे सामने क्या ही बोल पाएगा, इसको मिटाइए। महाभियोग प्रक्रिया केवल और केवल राष्ट्रपति पर लागू होती है, बाकी सबको पद से हटाने की प्रक्रिया को हम रिमूवल प्रोसेस बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिमूवल प्रोसेस। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 के चौथे क्लॉज में दी गई है, इसको समझ लेना, रिमूवल प्रोसेस। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट, ये होता है इंपीचमेंट, तो ये इंपीचमेंट होता है, यह आर्टिकल 61 में बताया गया है। दूसरा है उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वीपी भी आपके यहीं से ली गई है, पोस्ट ऑफ वीपी भी यहीं से ली गई है, आर्टिकल 63। क्या हमने कुछ और भी अमेरिका से लिया है? बिल्कुल लिया है। प्रस्तावना का भाव, 2 2 4 5 छठवां शुरू हो गया है, 1 2 3 4 5 छठवां शुरू होगा। प्रस्तावना का भाव, हमारे यहाँ प्रस्तावना होनी चाहिए, प्रस्तावना का भाव, ठीक है, कि भैया हमारे यहाँ प्रस्तावना होनी चाहिए। नेचर ऑफ प्रीएम्बल हमने यहाँ से लिया है, नेचर ऑफ प्रीएम्बल हमने यहाँ से लिया है, ठीक है, याद रखना। एक बच्चा जनहित याचिका, बेटा बुद्धि का कब प्रयोग कर पाओगे? क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका संविधान में लिखी हुई है? फिर क्या मानोगे? क्या है? नहीं लिखी हुई ना बाबू, जब नहीं लिखी हुई तो कैसे ली जाएगी? मैं संविधान की तो चर्चा कर रहा हूं, इस दिन समझोगे आप क्या है? प्रस्तावना का भाव, थॉट ऑफ प्रीएम्बल यहां से लिया गया है। साथ में राष्ट्रपति का शक्ति विस्तार यहां से लिया गया है, राष्ट्रपति शक्ति विस्तार यहां से लिया गया है, राष्ट्रपति का शक्ति का एक्सटेंशन जो होता है वो यहां से लिया है। और हमने यहां से लिया है फाइनेंशियल इमरजेंसी का कांसेप्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी का कांसेप्ट, इमरजेंसी का कांसेप्ट भी हमने यहीं से लिया है। वित्तीय आपातकाल के प्रावधान भी यहीं से लिए गए हैं, समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया, काइंडली नोट दीज डाउन, इन सबको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, एक बच्चा इतनी देर शायरी कर, हिटमैन मैं देख नहीं पाया, ठीक है। एक और चीज यहां से ली गई है, नौवां कांसेप्ट आप इसमें लिखना, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीमेसी ऑफ हाई कोर्ट भी होती है, अगर आपको नहीं पता है, मैं तुम्हारे दिमाग को खोल दूं थोड़ा। सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो होती है ही, ये आर्टिकल 137 में देखने को मिलती है। सुप्रीमेसी ऑफ हाई कोर्ट भी होती है, जो आर्टिकल 237 में देखने को मिलती है। सुप्रीमेसी ऑफ हाई कोर्ट भी होती है, सुप्रीमेसी ऑफ हाई कोर्ट भी होती है, यह आर्टिकल 227 में देखने को मिलती है, ठीक है। ये आर्टिकल 141 में है, ये तो आर्टिकल 141 में है, और ये आर्टिकल 227 में है सुप्रीमेसी, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आप समझिएगा। ये दूसरा कंट्री ब्रिटेन हो गया, तीसरा कंट्री अमेरिका हो गया। अगले कंट्री की बात करते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो आयरलैंड का संविधान है इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं, आयरलैंड का संविधान, ठीक है। चलो इसको समझिए, गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम, बता इंतजाम क्या क्या है भैया, छोड़ दे यार, मुझे छोड़ दे बाबू, ये वाली शायरी मत करवा, कोई बढ़िया बढ़िया भेज भाई। समझिए, डीपीएसपी आपको देखने को मिलते हैं, संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 में है। ये होते हैं एक तरीके से आपके विशेष राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, इसका प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलता है, यही है। नेक्स्ट है राज्यसभा में कला साहित्य विज्ञान के प्रतिनिधियों का मनोनयन, आर्टिकल 80 के भाग 2 में है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कुछ लोगों को राज्यसभा में, वो भी यहीं पर है, ठीक है। आयरलैंड का संविधान आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से यही है। वैसे अगर मैं बताऊं, जो डीपीएसपी है, यह पहले स्पेन में थे, तो डीपीएसपी स्पेन से आते हैं आयरलैंड में, आयरलैंड में इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 में रखा जाता है, फिर आयरलैंड से इसको इंडिया पिक कर लेता है, इनका एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, याद रखना, ओके। आज सुबह जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो एक बच्चा हंस रहा था, मतलब हमारे स्टूडियो में ही, हमारे स्टूडियो वाले चीता व्यक्ति हंस रहे थे, मैं घर पे हूं बट स्टूडियो पर्सन है, तो ये कह रहे थे कि सर जब मैं 3 साल पहले देखता था तो आपकी जो आवाज थी वो अलग थी और आज आपकी आवाज अलग है,
तो ऐसा क्यों? तो मैंने उसको बताया कि मेरे लाल, मैंने अपनी आवाज को बहुत तोड़ने के बाद ऐसा किया है और आज मैं कई अलग अलग भाषाओं में बोल सकता हूँ, साथ में कई अलग अलग एक्सेंट्स में बोल सकता हूँ। तो जो मेरी भाषा है यह बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस भाषा में भी पढ़ा सकता हूँ जिसमें कि आपको कोई परेशानी भी ना हो। जैसा कि आप देखेंगे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कुछ बातें भारत के संविधान में जोड़ी गई हैं। This is Canadian Constitution, which have the federal structure in India, give the residual powers to the center, and it also has the governor will be appointed by the center only. In the next portion, Australian Constitution, which will give the concurrent list. ऐसे उन्होंने बोला था। तो मैं वो उसके बाद वो बहुत हंसा, ठीक है। फिर मैंने उसको समझाया कि लाला मत छेड़ लाला मत छेड़ गला बैठ जाएगा। अबे अपना रोज का उन्होंने बोला था। तो मैं वो उसके बाद वो बहुत हंसा, ठीक है। फिर मैंने उसको समझाया कि लाला मत छेड़ लाला मत छेड़ गला बैठ जाएगा। अबे अपना रोज का है, ठीक है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि क्या कुछ प्रावधान कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इधर लिए हैं। फेडरल स्ट्रक्चर हमने लिया, फेडरल स्ट्रक्चर हमने लिया, फेडरल स्ट्रक्चर। बट कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें सेंटर मजबूत है, शक्तिशाली केंद्र के साथ। रेजिडुअल पावर हमने ली, रेजिडुअल पावर सेंटर में होंगी, रेजिडुअल पावर कहां होंगी, सेंटर में होंगी। ये बात भी हमने ली, आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 बताता है कि गवर्नर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ओनली। ये फेडरलिज्म है, ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता यानी आर्टिकल 143 जो आपको देखने को मिलता है कि जो एडवाइजरी है यानी प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सलाह ले सकता है, वो आपको यहां देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, वो क्वेश्चन में यहां देखने को मिलता है, आर्टिकल 143। ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से मैं बात करता हूं, क्या कुछ लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है हमारी, ठीक है, याद रखना। केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन है, पावर डिवीजन है आपका, ठीक है, याद रखना। और ट्रेड प्रोविजन है, ट्रेड प्रोविजन 301 से लेकर 307 यहां से लिए हैं। और संसद के दोनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, यहां से ली गई जॉइंट सेटिंग, आर्टिकल 108 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने यहां से पिक करी हैं, इसको नोट करेंगे, ठीक है। शर्मा भाई तथास्तु बैच आप ले सकते हैं, सिलेक्शन एप्लीकेशन पर मौजूद है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल भी ली है, यहीं से हमने लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल भी ली है, प्रस्तावना की भाषा भी यहीं से ली है। चलो, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, वाइमर बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या लिया है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, फंडामेंटल राइट सस्पेंशन इन इमरजेंसी, यहां से लिया गया है। और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 358 359। वैसे तो 353 भी यहीं से लिया गया है, बट इसको नोट कर लेना, ओके। हो गया बच्चे, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से, बात आई समझ में, ओके। नोट किया, लाइक किया, बढ़िया। देखो आर्टिकल 20 और 21 का कभी भी आपका सस्पेंशन नहीं हो सकता, ये बात भी हमने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ठीक है। अगला सवाल, साउथ अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। साउथ अफ्रीका का मैप, दिस इज साउथ अफ्रीका, ठीक है, दिस इज साउथ अफ्रीका। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करता हूं, साउथ अफ्रीका की बात करता हूं, तो इस बारे में थोड़ा सा समझना, यहां से मैंने क्या क्या प्रोविजंस लिए हैं। साउथ अफ्रीका से मैंने लिया है अमेंडमेंट प्रोसेस मैंने यहां से लिया है। आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 368 आर्टिकल है। कि संशोधन क्या होगा, सदस्यों का निर्वाचन लिया है, सदस्यों का निर्वाचन लिया है, इलेक्शन ऑफ आरएस मेंबर है, आरएस मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव है, आर्टिकल 80 में ही आता है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, वो भी हमने यहीं से लिया है, ठीक है, याद रखना। सोवियत संघ यूएसएसआर से क्या लिया है, मूल कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी ली है, जो शुरुआत में तो नहीं थी लेकिन बाद में जोड़ दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है, सोशलिस्ट टर्म जो है वो हमने यहीं से लिया है। हमारी प्रस्तावना में ये पोर्शन यहां से लिए हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। एक चौधरी एक कह रहा है कि वो कह रहे थे, देखिए हर कोई चाहता है कि अच्छी चीजें उसके पास हो। हाँ, मैं शर्म करता हूं टीचर्स की, इज्जत करता हूं टीचर्स की, इसलिए मैं किसी अन्य शिक्षक के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करता। उन्हें टिप्पणी करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं नहीं करता टिप्पणी। अरे वो डट जाओ भाई, क्या करो तुम। आगे हम बात करते हैं, नोट करने तो बताना, नोटेड, ओके। मूविंग फर्दर, आगे समझिएगा। फ्रांस से हमने लिया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। प्रस्तावना में गणतंत्र भी यहां से लिया गया है। प्रस्तावना में आपको जो देखने को मिलता है स्वतंत्रता, फ्रीडम, जो आपको इक्वालिटी देखने को मिलती है, और जो आपको ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी देखने को मिलती है, फ्रेटर्निटी, वो हमने कहां से लिया, फ्रांस से लिए। जापान से हमने क्या लिया, जापान से हमने क्या लिया है, ठीक है। चलो, जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, ठीक है, याद रखना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ली है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, आर्टिकल 21 के अंदर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का एक अच्छा ब्यौरा दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चे, गांधीवादी सिद्धांत, भारतीय स्रोत क्या है। बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि भाई भारतीय स्रोत क्या है। देखो मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का जो कॉम्बिनेशन है, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो इनका जो समायुग्म है भारतीय संस्कृति और इतिहास से बहुत ज्यादा ओतप्रोत है, और डीपीएस भी गांधीवादी सिद्धांत से ओतप्रोत है। हालांकि इस पोर्शन को लिखते नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है, ठीक है, याद रखिए। अगला पॉइंट हम समझते हैं, देखिए। अच्छा, नेशनल सिंबल्स में पढ़ा चुका हूं आपको, एक बार मुझे बता दिए, मैं नेशनल सिंबल बता चुका हूं। अरे डट जा छोड़िए, क्या बात है भाई, कौन कर लग रहा है आज की क्लास में, डट जाओ, कोई करे, आपने कर रहा है, तब के लिए उससे, ठीक है। चलिए एक बार मैंने बताओ भाई साहब, मैं आपको जो सिंबल्स होते हैं वो तो पढ़ा चुका हूं, ओके। सिंबल्स के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, फिर भी स्लाइड में मैं सिंबल्स को छोड़ दूंगा सो दैट कि आप उसको पढ़ पाओ कि भाई हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, मुझे अच्छे से याद है। सिंबल्स को मैं पढ़ा चुका हूं, ओके, सिंबल्स को मैंने पढ़ा दिया, ये पार्ट्स, ओके। चलो जी, अब हम बात करते हैं यहीं पर चीजों के बारे में, थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि इसके बाद अगला पॉइंट शुरू होता है हमारा, क्या बोला, प्रस्तावना। तो अगली हेडिंग जो हमारी शुरू होती है वह हमारी होती है प्रस्तावना की हेडिंग। तो हम प्रस्तावना की चर्चा कैसे करते हैं, हेडिंग डालो सीधा प्रीएम्बल। अब हेडिंग क्या डालो बेटा, प्रीएम्बल डालो। मैंने आपको बताया था क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें अब हेडिंग होगी प्रीएम्बल की हेडिंग। प्रस्तावना के बारे में पढ़ाता हूं, प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना या प्रीएम्बल के बारे में पढ़ाना शुरू करता हूं। प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए आपकी नजरों में प्रीएम्बल क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर प्रीएम्बल, मैं पूछना चाह रहा हूं, तो आप प्रीएम्बल को कैसे जानते हैं, आप प्रीएम्बल को क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल का इतिहास क्या है, कैसे प्रीएम्बल आती है, ओके। प्रीएम्बल प्रस्तावना का मतलब होता है यह संविधान को समझने की कुंजी है, यह संविधान की उद्देशिका है, यह संविधान की उद्देशिका है, उद्देशिका आपको देखने को मिलती है, उद्देशिका है, ठीक है। यह संविधान को समझने में मदद करती है, संविधान समझने में मदद करती है, संविधान समझने में मदद करती है, समझने में मदद करती है, मदद करती है, संविधान समझने में मदद करती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखना, संविधान की उद्देशिका है और संविधान को समझने में मदद करती है, इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझना। दिस इज
ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं तो यह उसको सरल बना देती है कि आप आराम से कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाएं। ठीक है, ओके, प्रस्तावना यही है। अच्छा, प्रस्तावना को लेकर कुछ अगर पूछा जाए कि सर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे शुरू होता है, वो बताएं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे शुरू होता है? तो बहुत आसान है। हिस्टोरिक पहली बार का पेश की थी, बताओ बैकग्राउंड कब शुरू होता है? बैकग्राउंड, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे शुरू होती है, बताइए। सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसकी बहुत आसानी से शुरू हो जाएगी आपकी। इसको 13 दिसंबर में 1946 में जो थर्ड मीटिंग थी, थर्ड मीटिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशन की दिखाई देती है, उसमें जे नेहरू ने पेश किया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। इसी को बोला गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसको पारित कब माना गया है? 22 जनवरी को, 22 जैन 1947 में पारित हुआ था। और यही आगे चलकर क्या बना? यही आपकी प्रियम्बल बन गया, यही आगे चलकर आपका प्रस्तावना बन गया। बताइए समझ में? ठीक है। और अगर किसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां लेके जाता हूं कि भाई प्रियम्बल को समझाइए कि प्रियम्बल है क्या, अगर मैं यही समझाने लगूं प्रियम्बल क्या है, सिर्फ इतना ही समझाने लगूं, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ केसेस देखने को मिल जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखने को मिल जाएंगे, कुछ केस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एनरी बेरुवारी का केस होगा, एनरी बेरुवारी केस हो जाएगा। पहला बेरुवारी केस है, बेरुवारी केस। एनरी बेरुवारी का केस है 1960 का है, पहला केस है। दूसरा केस है गोलकनाथ का केस है, गोलकनाथ आपको देखने को मिल जाएगा, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब का केस है 1967। तीसरा केस आपका कौन सा देखने को मिलता है? सर केशवानंद भारती का है, केशवानंद भारती का केस आपको देखने को मिल जाएगा। और केशवानंद भारती का केस कब का है? सर ये 1973 का है। अब तीनों के अंदर कुछ अलग अलग बातें जो है बताई गई है, राइट? तीनों के अंदर कुछ अलग अलग बातें बताई गई हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले केस में बताया गया कि प्रियम्बल क्या है? संविधान समझने की कुंजी। प्रियम्बल क्या है? ये केवल कुंजी है, की है, अंडरस्टैंड कुंजी है संविधान की, कुंजी संविधान की, ये कहा गया। इसमें कहा गया यह आत्मा है, संविधान की आत्मा है। इसमें कहा गया प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल संविधान की आत्मा है, इसमें ये कह दिया गया। प्रियम्बल संविधान की आत्मा है, इसमें ये कह दिया गया। तीसरे में क्या कहा गया कि जो प्रियम्बल है, कि जो प्रियम्बल है यह संविधान की आत्मा भी है और भाग भी। संविधान की आत्मा भी है और भाग भी। आत्मा तो है ही, प्लस यह है भाग भी, आगे पार्ट भी है। तो पहली बार अगर प्रस्तावना को भाग कहा गया तो यहां कहा गया था। अब जब इसको भाग कहा गया तब के बाद ही इसमें संशोधन प्रक्रिया शुरू हुई है। मतलब इससे पहले इसमें संशोधन नहीं हो सकता था, यहीं के बाद से प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है। इस बारे में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए गए थे, इस बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए थे। मतलब प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। इस केस में कहा गया कि प्रियम्बल जो है इसमें संशोधन संभव है, प्रियम्बल संशोधन संभव है, प्रियम्बल में संशोधन संभव है। ये इसी में कहा गया था, इससे पहले हो नहीं सकता था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद ही संशोधन हो पाया है, मजा आया? ठीक है, चलो तो इसका भी यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़िए। प्रस्तावना के बाद लीजिए अगला पॉइंट है, प्रस्तावना के बारे में कुछ विद्वानों के बड़े ही फेमस तथ्य कहे गए हैं। या आज से पहले ना तो आपने सुने हैं, ना जाने हैं, ना जान पाओगे। क्लास में आए हो तो सब कुछ सीख जाओ, बात को समझिए। ठीक है, चलो जैसे अब ये बच्चे कर रहे हैं मूवी वाले, थैंक यू मेरे भाई, पढ़ने पे ध्यान लगाओ। भगवान करे कि आपके माता पिता को वो सभी सुख मिल पाए जो आप उनको दे सकते थे, पर तुम्हारी इन्हीं हरकतों से उनको नहीं मिल पा रहे। तथास्तु। आगे हम बात करते हैं गजेंद्र गढ़कर, सुप्रीम कोर्ट जज है। इन्होंने कहा था संविधान की कुंजी है। इन्होंने कहा था दिस इज की टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, की टू अंडरस्टैंड। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना ही संविधान की कुंजी है। वो सबसे पहले किसने कहा था? वो गजेंद्र गढ़कर ने कहा था। गजेंद्र गढ़कर ने कहा था कि दिस इज की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गजेंद्र गढ़कर ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा इसके अंदर आप समझेंगे के एम मुंशी ने क्या कहा था? प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं के एम मुंशी। इन्होंने कहा था दिस इज हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ट्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने कहा हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाना पालकीवाला आपके प्रसिद्ध वकील हैं, इन्होंने कहा था संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड है मतलब प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड। ये किसने कहा है? एन पालकीवाला ने। ये एन पालकीवाला ने कहा है। ठीक है। दूसरा ठाकुर भार्गव दास ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा है। ठाकुर साहब ने क्या कहा है? ठाकुर भार्गव दास ने क्या कहा है? ठाकुर भार्गव दास के द्वारा क्या कहा गया है? भार्गव दास के द्वारा कहा गया दिस इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा गया? दिस इज की नोट। ये इंग्लैंड के हैं, इन्होंने की नोट बताया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये नोट पॉइंट है, कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि संविधान की आत्मा अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग चीजों को कहा है। आया बात समझ में? ठीक है, चलिए मिस्टर मूवी डॉट्स, मैं आपको समय देकर बाकी छात्रों का समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपके माँ बाप को आपसे कितने ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन आपने सभी उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। मैं फिर भी चाहूंगा कि आपके माँ बाप के लिए अच्छी चीजें हो पाए। आगे आप बढ़िए, इन चीजों के बारे में समझिए। मिर्जापुर से आए हैं अभिषेक कुमार, स्वागत है आपका। आई होप आप इसको समझ पाए हैं। ये सारी चीजें जरूरी हैं। रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पाएगी, ये केवल क्लास लाइव ही मिल पाएगी। आगे के सभी फीचर्स भी केवल लाइव ही मिलेंगे यूट्यूब पर, रिकॉर्डिंग केवल ऐप में है। दोपहर में 12 बजे क्लास चलती है। नोटिफिकेशन चाहते हो तो ऊपर आपके व्हाट्सएप का लिंक लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं, चलो अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना द्वारा बताई गई कुछ बातें हैं। हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। भारत में लोकप्रिय संप्रभुत्व जनता में नहीं था, ये भी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि विस्काउंट बेबल ने कहा था यह सिर्फ हिंदुओं की सभा है। ऑस्टिन ने कहा था भारत का एक सूक्ष्म दल है। ठीक है, प्रस्तावना के द्वारा कुछ चार बातें बताई जाती हैं। कारण है कि 10% जनता का मताधिकार ही था, सीमित मताधिकार था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अमेरिकी संविधान में भी ऐसा ही है। ये क्या है? आलोचना है। शक्ति और सोर्स ऑफ पावर के बारे में हम बात करते हैं कि भाई किस किस के पास क्या क्या पावर पहुंची है, उसके बारे में कुछ कुछ चीजें कही गई थी, और वो चर्चा यहां आपको देखने को मिलती है। विस्काउंट के द्वारा कहना है इसको लेकर कि संविधान के जो निर्माता है यह केवल हिंदुओं की सभा है। ऑस्टिन ने कहा था भारत एक माइक्रो ग्रुप है, भारत एक माइक्रो ग्रुप है ये, और 10% जनता को मताधिकार हुआ था, सीमित मताधिकार हो पाया था। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको रोक के कहा था कि अमेरिकी संविधान में भी ऐसा ही है। और उन्होंने ये भी कहा था डॉक्टर भीमराव ने कि जिन देशों से हमने संविधान लिया है उनके पास पेटेंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहीं से देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के अंदर कुछ प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो प्रमुख शब्द क्या क्या है? प्रस्तावना में यूज हुए प्रमुख शब्द क्या क्या देखने को मिलते हैं? मेजर टर्म्स ऑफ प्रियम्बल देख लेते हैं। मेजर टर्म्स ऑफ प्रियम्बल हम समझ लेते हैं। कुछ प्रमुख शब्दावली हम देख लेते हैं। प्रस्तावना की शब्दावली हम देख लेते हैं। कुछ शब्दावली देखने को मिलती है, वकाब देखने को मिलती है। अच्छा, मैं एक मिनट कोशिश करता हूं कि इसमें इमेजेस पढ़ी हूं। देखता हूं मैं इसमें इमेजेस पढ़ी होंगी वैसे तो। इसमें डाली तो थी इमेजेस काफी टाइम पहले। प्रियम्बल मैंने डाली तो थी, इसमें पढ़ी होगी तो भाई मैं अपलोड कर दूंगा साथ ही साथ। नहीं होगी तो फिर अलग से डालनी पड़ेगी, हाथ से लिखनी पड़ेगी। नहीं तो मैं सोच रहा हूं मिल ही जाए। नहीं है, अगेन एक बार देख लेते हैं प्रियम्बल है या नहीं है। डाली नहीं गई है।
हमें तो चाहिए थी यार। खैर कोई नहीं। प्रेमबल में कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक पूर्ण स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की घोषणा करते हैं। इस प्रकार के शब्द लिखे गए हैं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, क्या पॉइंट है, प्रस्तावना की शब्दावली में कुछ शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे कैसे कैसे आप समझिए, गणतंत्र शब्द का मतलब क्या होगा, गणतंत्र शब्द का मतलब क्या होगा, प्रस्तावना में प्रयोग है। रिपब्लिक टर्म का मतलब क्या है। दूसरा है, आपको देखने को मिलता है संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या हुआ, संप्रभुत्व संपन्न का मतलब सॉवरेन। आपको फिर देखने को मिलता है लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी। मतलब ये चीजें पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, कुछ तीन शब्द बाद में भी जोड़े गए थे। तीन शब्द ऐसे हैं जो प्रस्तावना में 42nd संशोधन 1976 में जोड़े गए। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि इंदिरा गांधी ने इसको इसलिए जोड़ा था क्योंकि वो एक विशेष वर्ग का समर्थन चाहती थी। अब मैं ये नहीं बोल सकता वो विशेष वर्ग पूछी गई है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, कुछ तीन शब्द बाद में भी जोड़े गए थे। तीन शब्द ऐसे हैं जो प्रस्तावना में 42nd संशोधन 1976 में जोड़े गए। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनका कहना है कि इंदिरा गांधी ने इसको इसलिए जोड़ा था क्योंकि वो एक विशेष वर्ग का समर्थन चाहती थी। अब मैं ये नहीं बोल सकता वो विशेष वर्ग कौन सा है, बट ऐसा लोगों का मानना था। ठीक है, चलो पहले तीन शब्द वो कौन कौन से, सर, वो समाजवादी, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता है। पंथ निरपेक्ष और अखंडता है, निरपेक्ष और अखंडता है, ये तीन शब्द। अखंडता है, इनको बोलते हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड आपका इंटीग्रल, इनको जोड़ा है। अब इन सबका मैं आपको मतलब समझाता हूं। ठीक है, और प्रीएम्बल की इमेजेस भी इंसर्ट कर देता हूं, फटाफट नोट करें। ठीक है, मैं इंसर्ट कर देता हूं आपके, उनके बारे में थोड़ा सा समझ पाएंगे। लीजिए जरा, इंपोर्ट करते हैं आपकी कुछ बेसिक इमेज। और हाँ, ये भी देख लेना साथ ही साथ, जो प्लेलिस्ट है वो आपकी क्रिएट की गई है, ये वो सीरीज है तथास्तु। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास नहीं है, पांचवी क्लास है, क्योंकि क्लास जो होती है वो आधे घंटे के बाद क्या हो जाती है, आधे घंटे के बाद क्लास जो है वह कंप्लीटली आपकी गायब हो जाती है यूट्यूब से, वो सिर्फ बैच में बचती है। मैं यहाँ क्यों आया था, हाँ, यह करने के लिए, आपकी प्रस्तावना को डाउनलोड करने के लिए मैं आया था। ठीक है, समझिएगा। और हमने एक नया चैनल भी खोला है, एग्जाम गाइडेंस। इस पे भी आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाना। एग्जाम गाइडेंस भी एक नया चैनल खोला गया है, और इस पे आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाना। जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, आप लोगों के लिए भी चीजें अच्छी हो रही हैं, तो प्यार जरूर दिखाना। चलो हम बात करते हैं, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्टों की चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई आजा, लो, आपको दोनों प्रीएम्बल्स मैंने अपलोड कर दिए, ये हिंदी में है, यह इंग्लिश में प्रीएम्बल है। दोनों प्रीएम्बल्स मैंने अपलोड इसलिए कर दिया ताकि आप समझें। तो बच्चे, अगर मैं प्रीएम्बल की चर्चा करता हूं, अगर मैं प्रीएम्बल की चर्चा करता हूं, ठीक है, चलो, तो इसमें आप समझना कि भाई भारत के संविधान के उद्देश्य का मैं समझना, शब्द होते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। वी द पीपल ऑफ इंडिया। Big Basket. Everything you need delivered now. बताया गया है। अच्छा, एक और चीज समझना, इसमें न्याय कितने प्रकार का है, सर, जो जस्टिस है वो न्याय कितने प्रकार का है। जस्टिस है जो न्याय है, या तीन प्रकार का दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जो स्वतंत्रता है वह पांच प्रकार की दी गई है। स्वतंत्रता पांच प्रकार की है, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कितने प्रकार के, सर, ये पांच प्रकार की दी गई है, या पांच प्रकार की दी गई है स्वतंत्रता, पांच की है। समानता कितने प्रकार की दी गई है, इक्वालिटी कितने प्रकार की दी गई है, इक्वालिटी, सर, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। और समानता कितने प्रकार की दी गई है, सर, समानता जो दी गई है वो दी गई है स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इनकी आपको दी गई है। यह समानता आपको दी गई है दो प्रकार की, केवल कितनी, दो प्रकार की समानता आपको दी गई है, दो प्रकार की समानता आपको दी गई है। ठीक है, और एकता और अखंडता किसके लिए है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए। क्या है, बंधुता। जो फ्रेटर्निटी है, बंधुता, वो भी दो प्रकार की है, एक है व्यक्ति की गरिमा के लिए, दूसरी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए। बंधुता भी दो प्रकार की, फ्रेटर्निटी इज आल्सो टू टाइप्स। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपकी प्रीएम्बल है हिंदी इंग्लिश में, पीडीएफ में एक्सप्लेन है। अब मैं शब्दों की चर्चा करता हूं, ये जो शब्द मैंने आपको बताए हैं, इन शब्दों की चर्चा करता हूं। ये छह प्रकार के शब्द हैं जो बहुत फेमस हैं, तो ये कौन कौन से शब्द हैं और किस वजह से यहाँ आते हैं। रेडी फॉर दिस, लाइक करके बताओ फटाफट, क्या इसके लिए तैयार हो। बीएनएसएस की अगली वीडियो कब आएगी, बीएनएसएस की अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। रेडी, ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। लीजिए हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त कहलाता है संप्रभुत्व संपन्न। मतलब जिसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कानून देश के द्वारा खुद बनाए गए। आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय आपके, बाह्य दोनों ही निर्णय आपके हो, मतलब इंटरनली भी अपने हो, इंटरनली भी अपने हो, और बाह्य का मतलब एक्सटर्नली भी अपने ही कानून चले, एक्सटर्नली भी अपने ही कानून चले, वो कहलाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन। समाजवादी का मतलब क्या होता है, अहिंसा में विश्वास होना चाहिए। ठीक है, समाजवादी, साम्यवादी नहीं, समाजवादी। कार्य के अनुसार वेतन हो, भारत में लागू है। लोकतंत्रात्मक समाजवादी होता है, हिंसा विश्वास कैंसिल, आवश्यकता के अनुसार वेतन कैंसिल, भारत में नहीं है, ये थोड़ा सा रहता है। यानी जहां का जो शासन है वो लोगों के लिए हो, वही समाजवाद है। ठीक है, याद रखना। डीएस नकारा केस 1983 में समाजवाद की परिभाषा दी गई है। जन्म से मृत्यु तक की सुरक्षा, आय की असमानता कम करना, मजदूर और वंचितों का कल्याण, यही है डीएस नकारा केस जो 1983 में है। डीएस नकारा केस आज से पहले मैंने खुद नहीं बताया, और कोई तो क्या बताएगा। तो डीएस नकारा केस जो था ना, इसमें स्पष्ट किया गया है कि समाजवाद क्या है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेटा पहले पूरे कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करनी पड़ेगी, मैं भाग नहीं सकता। पहले तरीके से बताइए, बताइए समझ में, ये आपका क्लियर हुआ। फिर हम इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब समझिए। गणराज्य का मतलब होता है राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, नियत समय के लिए होता है। ठीक है, और वंशानुगत नहीं होता, और वंशानुगत नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता, नॉट हेरिडिटरी, नॉट हेरिडिटरी। हेरिडिटरी आपको देखने को, जैसे भारत में बात करते हैं राष्ट्रपति निर्वाचित है, नियत समय के लिए गणराज्य है, वंश का फॉलो भी नहीं होता है। ब्रिटेन में बात करते हैं सम्राट वंशानुगत है, अनिश्चित समय के लिए, गणराज्य नहीं है। वर्तमान में 2022 से ब्रिटेन के सम्राट हैं, हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू है। लिंकन का नारा था 1863 में, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये डेमोक्रेसी को दर्शाता है। अब्राहम लिंकन ने जो नारा दिया था वो डेमोक्रेसी को दर्शाता है। अब्राहम लिंकन का जो नारा है किसको दर्शाता है, डेमोक्रेसी को दर्शाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, तगड़े तरीके से इसके बारे में।
शासक जनता में से ही चुना जाए। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है। ये रिपब्लिक का मतलब आपका होता है, रिपब्लिक का मतलब आपका होता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि चीजें आपकी कैसे हो सकती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, चीजों को थोड़ा समझिएगा। आपके कुछ शब्द और बचते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, आपका लोकतंत्रात्मक गणराज्य आपका रह जाता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है कि इंडिया से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसके लिए भी चर्चा है कि प्रत्यक्ष जनता सीधे शासक को चुनती है। ठीक है, उदाहरण यूनान और पॉलिश शहर में, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन शहर के अंदर देखते हैं तो संसदीय प्रणाली आपको भारत में देखने को मिलती है, प्रेसिडेंशियल प्रणाली आपको यूएस में देखने को मिलती है, बट दोनों ही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी दो तरीके की हो सकती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम चलता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है जहां कोई राज्य धर्म नहीं है, नो स्टेट रिलीजन, वो सेक्युलर होता है, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिलते हैं, इक्वल राइट्स फॉर ऑल रिलीजन, आपको देखने को मिलता है, इसी का मतलब है सेक्युलर। लोकतंत्र की बात करते हैं तो भैया मैंने बता दिया, यहाँ अध्यक्षात्मक शासन दो तरीके का आपका लोकतंत्र हो सकता है। देयर टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। पूछो अगर डेमोक्रेसी के कितने आपके प्रकार हैं? डेमोक्रेसी दो प्रकार की है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता सीधे शासन करती है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होता है, जैसे पार्लियामेंट चलता है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? जहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, एकल कार्यपालिका चलती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव चलता है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, बट इंडिया में जस्टिस के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। ओके, ये चीज जो मैंने संविधान में अभी जस्ट बताई थी कि हमें कितने प्रकार का न्याय मिलता है, इसको अलग से भी मैंने लिख दिया है। न्याय दो प्रकार का मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, याद रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मैंने बता दिया है। न्याय के आदर्श न्याय के आदर्श कहां से लिए गए? रूसी क्रांति से लिए गए। ये सवाल सीजीएल 2025 में आया है, एसएससी सीजीएल 2025 में यही सवाल आया है कि न्याय के आदर्श कहां से लिए गए? तो न्याय के आदर्श रशियन रेवोल्यूशन 1917 से लिए गए। ये भी इंपॉर्टेंट है सर। जनवरी में बारिश क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वेस्ट से ईस्ट की तरफ हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत आर्द्र नमी होती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, याद रखना, ये आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, सर स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। भाषा 3 प्रकार की हो सकती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा की स्वतंत्रता भी आपको देखने को मिलती है, वो 3 प्रकार की हो सकती है। आगे मैंने बताया था समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा की समानता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कोई भेदभाव नहीं है, और अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी कोई भेदभाव नहीं है। समानता का सही अर्थ है समान परिस्थिति में होने पर समान व्यवहार करना। ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पर समझाऊंगा, ये चीज आपको मैं फंडामेंटल राइट्स में समझाऊंगा। आरक्षण का तर्क भी मैं आपको बताऊंगा, अपलिफ्टमेंट क्या कहलाता है, इसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा। नहीं, आरक्षण को गलत नहीं बता सकते, बहुत सिंपल है। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जो कह सकते हैं कि सर आप क्या बात कर रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। तो बंधुता कितने प्रकार की दी गई है? एक व्यक्ति की गरिमा की बंधुता है, ये मैं बता चुका हूं, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। और देश की एकता व अखंडता को मतलब अक्षुण्ण रखने के लिए भी बंधुता दी गई है, 2 प्रकार की बंधुता दी गई है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रस्तावना के अंदर संशोधन के बारे में। ये भी मैं आपको बता चुका हूं बेटा, ये बेरोजगारी का केस था 1960 में, गजेंद्र गढ़कर न्यायाधीश थे, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 143 के तहत परामर्श ली थी, तब उन्होंने बताया प्रस्तावना संविधान में नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। पर संशोधन स्टार्ट कब हुआ था? सर संशोधन मान्य होता है केशवानंद भारती के केस में। केशवानंद हमारे अंगों में समाये हुए हैं, केशवानंद ने प्रस्तावना को अंग बनाया है। और जो शब्द जोड़े गए थे वो ये था, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ये मैं बता चुका हूं। इसमें एक और चीज याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट केस है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट केस है विजय सिंह, बट मदन गोपाल केस बहुत इंपॉर्टेंट है 1957 का है। इनका कहना क्या था कि प्रस्तावना को लेकर आप कोर्ट में चले नहीं जा सकते, प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, दिस इज नॉट एनफोर्सेबल, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, कोर्ट में सीधे केस नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय कोर्ट। ये मदन गोपाल केस में कहा गया। दूसरा है संविधान की व्याख्या में सहायक है, जहां भाषा स्पष्ट हो वहां प्रस्तावना देखी जा सकती है, ये मदन गोपाल केस में कहा गया। बात समझ बेटा, इस लेवल का कंटेंट है। कंटेंट कैसा लग रहा है आपको? 1951 किस लेवल का कंटेंट लग रहा है आपको? बताइए कंटेंट कैसा है? इस कंटेंट के लिए क्या आपको नहीं लगता कि आपको लाइक करना चाहिए? मैटर। नमस्ते भाई, नमस्ते। किस लेवल का कंटेंट है? नमस्ते, ब्रूटल। इसके बाद हम बात करते हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, ठीक है, इसका रिवीजन भी दिया गया है, रिवीजन भी दिया गया है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद संविधान के भाग की बात कर लेते हैं, संविधान के भागों की बात कर लेते हैं। इसके बाद संविधान के भागों की, संविधान के कौन-कौन से भाग आपको देखने को मिलते हैं? संविधान के पार्ट से हम बात कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लेना, संविधान के भाग 22 भाग आपके कौन-कौन से हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा आज का, लास्ट कॉन्सेप्ट है, संविधान के भागों की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम अनुसूचियां देखेंगे। संविधान के पार्ट आप देख लीजिए। संविधान का भाग 1 है जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र बताता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बताता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करता है, टेरिटरी की बात करता है, टेरिटरी की बात करता है। आर्टिकल्स कितने हैं? 1 से लेकर 4 तक। दूसरा भाग नागरिकता बताता है, जो सिटीजनशिप बताता है, सिटीजनशिप बताता है, और ये चर्चा करता है किसके बारे में, क्योंकि प्रीएम्बल के बाद तो आपको क्या देखने को मिलता है, ऐसा करते हैं प्रीएम्बल के बाद हम आपको अनुसूची करा देते हैं, उसके बाद हम इसको देख लेंगे। आज के लिए फिर यहीं पे रोकते हैं, कल की क्लास में मैं आपको अनुसूची करा दूंगा, या अनुसूची से स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, फिर अनुसूची और फिर भाग, और उसके बाद एक-एक भाग से चीजें करते चले जाएंगे। आज के लिए फिर यहीं रखते हैं, क्योंकि मेरी भी क्लास शुरू हो रही है 1:30 बजे। ठीक है, ये सब याद रखना, ये सब जीआरएसएस के साथ मिल जाएगा, सब पूरे कॉन्सेप्ट में। हाँ बेटा, कल मैं पहले अनुसूची करा दूंगा, फिर भाग करा के फिर पहले भाग में पूछ जाएंगे। संघ राज्य क्षेत्र कल खत्म कर लेंगे, भारत राज्य को विस्तार भी कल हो जाएगा। हाँ, शेड्यूल कराऊंगा, यस। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, क्लास कैसी लगी वो जरूर बताना। और एक मतलब विशेष आग्रह मेरा हमेशा रहता है आपसे, ठीक है, नहीं मैं जिस शिक्षक के आप कह रहे हैं मैं उनका स्टूडेंट ना तो कभी रहा हूं, और जब से वो पढ़ा रहे हैं, हाँ वो मुझसे पहले से पढ़ा रहे हैं, बट नहीं मैं उनका कभी छात्र नहीं रहा। ठीक है, मैं ऑनलाइन में किसी का छात्र नहीं रहा, जितने भी शिक्षक आप देख पाते हैं मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, वो भी यहाँ से नहीं पढ़ा, वहां से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आसपास के क्षेत्र से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जीआरएसएस मिल जाएगी। एक आपसे विशेष आग्रह रहेगा, इस क्लास को तुरंत लाइक करके इसके नीचे कमेंट जरूर कर देना, आधे घंटे में क्लास रिमूव कर दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके अपने दोस्तों को बता जरूर देना। आज के लिए कल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही सारी जानकारी मिल जाएगी, उसमें आप बता देना, बट दोबारा बता रहा हूं, कमेंट जरूर कर देना। अगर आप